नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी की एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज से हम एमपीपीएससी यूनिट 7 की एमसीक्यूज की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपीपीएससी यूनिट 7 के लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड सारी क्लासें लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। और काफी ज्यादा बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, अनुवांशिकी के पिता किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को यहाँ पर अनुवांशिकी के पिता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होता है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को पहले अपने माइंड में क्लिक कर ले, जल्दी से पढ़कर कोशिश करें कि मेरे से पहले आपका आंसर यहां पर आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नव डार्विनवाद ने सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार कौन सा कारक जीवों के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, ये दोनों कारण यहाँ पर जैव विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका उत्परिवर्तनवाद है, इसका प्रतिपादन किसने किया, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखना, ये सिद्धांत यहाँ पर दिया गया डी ब्रिज के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका उत्परिवर्तनवाद है, ये सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर डी, डी ब्रिज के द्वारा यहाँ पर यह सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि मोबाइल चार्जर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा कि मोबाइल चार्जर क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, जो मोबाइल चार्जर है ये अपचाई है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफर है। मतलब ये जो बिजली रहती है, तेज बिजली, उसको कम करता है और उसको कम करके आपका मोबाइल यहाँ पर चार्ज करता है, क्योंकि मोबाइल को एक सीमित मात्रा में यहाँ पर बिजली की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये अपचाई होता है। अपचाई मतलब स्टेप डाउन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके जीव होते हैं, जीवों में अनुवांशिक जो विभिन्नता पाई जाती है, इसका मूल स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है आपका उत्परिवर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके जीव होते हैं, इनमें अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत है उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका विकास है, जीवों का विकास, इसका मुख्य कारक क्या है। तो इसका क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, प्राकृतिक वर्ण जो है, ये प्राकृतिक वर्ण यहाँ पर विकास का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोताखोरों के सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके गोताखोर रहते हैं, यानी जो लोग समुद्र में जाते हैं, तो उनको कौन सी गैस यहाँ पर दी जाती है ताकि वो समुद्र के भीतर सांस ले पाए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों को यहाँ पर मिक्स किया जाता है और दोनों गैसों को मिक्स करके गोताखोर का जो सिलेंडर रहता है उसमें भरा जाता है ताकि वो सांस ले सके। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन प्लस हीलियम आपकी दोनों गैस आएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका अल्टीमीटर है, इसका कहां पर उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, जो आपका अल्टीमीटर है, ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। एक आमीटर होता है जो विद्युत धारा मापता है, लेकिन ये क्या है, अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या करेगा, जो भी उड़ते हुए विमान है उनकी ऊंचाई यहाँ पर ये नापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, ये किसका नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई भी एक पिंड है उसका भार किसमें सबसे ज्यादा रहेगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसमें कोई भी पिंड रहेगा उसका भार निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि परमाणु सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? आप लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा होगा कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत के जनक यहाँ पर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका हाइड्रोमीटर है इस हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखना जो हाइड्रोमीटर है ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से होता है तो वस्तु डूबेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आर्किमिडीज ने एक यहाँ पर सिद्धांत दिया था जिसका नाम है उत्प्लावन का सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। इसने क्या बताया था कि वस्तु कब डूबेगी? तो इसने यह बोला था कि अगर आपका कोई भी वस्तु है जिसका बल अगर उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अगर वस्तु का बल उत्प्लावन बल से ज्यादा है तो वह जल्दी डूब जाएगी। तो ये बात याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बर्फ का पानी में तैरना किस सिद्धांत से संबंधित है? तो याद रखना यह सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी याद रखना, बर्फ का पानी में तैरना आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना यह न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बंदूक से गोली छोड़ते हो तो पीछे की तरफ आपको झटका लगता है तो ये न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो याद रखना न्यूटन का जो तीसरा नियम है यह आपको ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि मानव शरीर का भार कहां पर अधिक कम ज्यादा कैसा होता है? 3-4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको देना है। याद रखना जो आपके मानव शरीर है इनका भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है जिसके कारण मनुष्य का भार ध्रुवों पर ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि यहाँ पर जो गैस है उनके उपयोग के आधार पर इनको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है, जैसे कि नियोन गैस जो है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो विज्ञापन बॉक्स में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम एजाइड जो गैस है ये कार के एयरबैग में किया जाता है और एसिटिलीन गैस का उपयोग यहाँ पर बेल्डिंग में किया जाता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कार के एयर बैग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम एजाइड गैस का उपयोग किया जाता है। और विज्ञापन हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नियोन गैस प्रयुक्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों गैस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो चंद्रमा है इस पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो याद रखना इसका कारण यहाँ पर आता है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल से कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर जो पूरे मौलिक सिद्धांत है साइंस के उनको पढ़ोगे तभी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, हर टॉपिक को पढ़ते रहना है। तो पूरी यूनिट 7 जितनी भी उसको पहले पढ़ना, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लगाना ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन कि बारिश की बूंद का गोल होना किसका उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बारिश की बूंद है ये गोल होती है तो ये किसका उदाहरण है। तो याद रखना ये उदाहरण है आपका पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव क्यों, क्योंकि नीचे की ओर उसमें बल लग रहा है इसलिए वो पृष्ठ तनाव बोला जाता है और इसी के लिए वो बारिश की जो बूंद होती है वो गोल हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा श्यानता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो श्यानता होती है किसमें होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है यहाँ पर शहद। अब यहाँ पर आपको अगर आपने पढ़ा नहीं होगा साइंस तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि श्यानता क्या होती है। तो श्यानता का सीधा सीधा मतलब होता है गाढ़ापन, कि कौन से पदार्थ में निम्नलिखित में से गाढ़ापन अधिक है। तो याद रखना इसमें वायु में कोई गाढ़ापन नहीं है, जल में नहीं है, खून में नहीं है, बस आपकी जो शहद है इसमें गाढ़ापन होता है तो इसकी श्यानता ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक जो ब्रेक रहते हैं ये किस आधार पर काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये किस सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना ये सिद्धांत ये पास्कल ने दिया था, तो पास्कल के नियम के अनुसार यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किसने दिया, पास्कल ने दिया। हाइड्रोलिक ब्रेक का नियम क्या है, तो पास्कल का नियम क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस आधार पर काम करता है। तो याद रखना जो ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यहाँ पर आपका काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी विद्युत खपत है इसको बढ़ते क्रम में यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए कि कौन सा जो यहाँ पर यंत्र है वो विद्युत खपत का ज्यादा उपयोग करता है। तो याद रखना इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला पंखा आएगा, उसके बाद में टेलीविजन, फिर उसके बाद में प्रेस, उसके बाद में इलेक्ट्रिक केतली। तो ये यहाँ पर इसका बढ़ता क्रम है। पंखा आपका कम यूज करेगा, टेलीविजन ज्यादा, फिर प्रेस बहुत ज्यादा करती है और इलेक्ट्रिक केतली यहाँ पर बहुत ज्यादा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन त्रिविमी चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो त्रिविमी या 3D डायग्राम लेने के लिए किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होलोग्राफी। याद रखना त्रिविमी चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन कौन सा सही है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर अगर आपको छाता लेना है तो ऊपर की ओर सफेद और नीचे की ओर काला रंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें काले रंग की तो काला रंग क्या करता है कि ऊष्मा को बहुत ही ज्यादा अवशोषित करता है। तो अगर ऊपर अगर काला रंग रहेगा तो वो सीधा जो आपके सूरज की किरणें उनको अवशोषित कर लेगा, तो वो पूरी किरणें अपने ऊपर अंदर आपको ज्यादा ऊष्मा दिखेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका सफेद रंग है ये ऊष्मा को क्या करता है, तो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो सूरज की किरणें उससे टकराकर वापस जाने लगती है। तो इसीलिए ऊपर सफेद रंग और नीचे काला रंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है वो है आपका अवतल दर्पण। याद रखना अवतल दर्पण का यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ये किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। तो याद रखना इसीलिए ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दोपहर का 12 बजे रहता है उस समय किस दिशा में यहाँ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो याद रखना इस समय यहाँ पर इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देता है। क्यों, क्योंकि दोपहर के समय हमारी पेट के ऊपर सूरज रहता है, तो उस समय यहाँ पर हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला लेंस की शक्ति मापी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस की जो शक्ति है ये किसमें नापी जाती है। तो याद रखना ये नापी जाती है यहाँ पर डायोप्टर में। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो लेंस की शक्ति है ये डायोप्टर में नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन
थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपका थर्मोस्टेट है इसका प्रयोजन क्या है, ये क्या काम करता है? तो याद रखना, जो आपका तापमान है इसको स्थिर रखता है कौन? थर्मोस्टेट। ठीक है, तो थर्मोस्टेट आपका क्या करता है? तापमान को स्थिर रखने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 50 डिग्री सेल्सियस है इसका मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर 122 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी तो साइंस में एक फॉर्मूला होता है, उससे अपन यहाँ पर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं या रेडियन में करते हैं, तो ये पूरा एक फॉर्मूला आता है, तो वो फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको सारी चीजें याद हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा? तो इसका राइट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर, अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो अपन को यहाँ पर पानी प्राप्त होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइड्रोजन को जलाने पर पानी प्राप्त होता है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। हर क्वेश्चन का आंसर पहले अपने माइंड में क्लिक कर ले ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से सही बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया था, उसमें निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर प्रयोग किया है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन को यहाँ पर टिक करना ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl का मतलब होता है नमक, ये नमक का सूत्र है NaCl। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने नमक तोड़ो कानून आंदोलन चलाया था, तो सोडियम क्लोराइड का उसमें उपयोग किया था, मतलब NaCl का उपयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नोबल गैस कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है, चार ऑप्शन आपके सामने है कि नोबल गैस कौन सी कहलाती है। तो याद रखना, नोबल गैस को हम बोलते हैं हीलियम। याद रखना, हीलियम आपकी कौन सी गैस है? तो हीलियम नोबल गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हास्य या लोफिंग गैस किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से हास्य या लोफिंग गैस कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, हास्य मतलब हंसने वाली गैस, तो याद रखना वो कौन सी आपकी? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है ये कैसी गैस है? तो ये आपकी हास्य या लोफिंग गैस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके आलू के चिप्स है प्लास्टिक की थैलियों में किस गैस के साथ यहाँ पर भरे जाते हैं? तो याद रखना, जो आपकी नाइट्रोजन होती है इसके साथ यहाँ पर प्लास्टिक बैग में आपके आलू के चिप्स भरे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी स्थिति विज्ञान है या स्टैटिक साइंस है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना, इसका संबंध यहाँ पर विश्राम की स्थिति से, विश्राम की स्थिति यहाँ पर लिखा है, ये स्थिति मतलब स्टैटिक या विश्राम की स्थिति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका स्टेथोस्कोप होता है इसमें अगर किसी भी रोगी के दिल की धड़कन जो डॉक्टर होता है उसके कानों में कैसे पहुंचती है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो ध्वनि के बहु अपवर्तन के द्वारा यहाँ पर जो आपका स्टेथोस्कोप की ध्वनि है ये कानों तक पहुंचती है। तो ध्वनि का यहाँ पर क्या होता है? बहु अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है बताइए? गर्मी के दिनों में जब आपको गर्मी होती है तो आप पंखा चला लेते हो तो आपको आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि जो आपका पसीना होता है ये तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम गर्मी के दिनों में क्या करेंगे, पंखा चला लेंगे तो जो पसीना होता है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये कौन सा वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाते थे? तो याद रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पर वायलिन बजाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा? वायलिन ये बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा है तो उसे उसका खुद का भार ज्यादा कब महसूस होगा। तो याद रखना, जब आपका लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी तो उसको आपका भार बहुत ही ज्यादा महसूस होगा। मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति को उसका भार ज्यादा लगेगा, और अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो व्यक्ति को उसका भार कम लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कृपलानी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका नरेंद्र सिंह कृपलानी है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका संबंध किससे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इनका संबंध यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स से संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन थे। नरेंद्र सिंह कृपलानी, जिसका निधन अभी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग किस गैस का रिसाव हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को एक गैस की रिसाव हुई थी, उस गैस का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखना, उस गैस का नाम है स्टाइरिन गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाइरिन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि दिसंबर 2019 में जॉर्ज जोसेफ लोर का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जॉर्ज जोसेफ लोर का संबंध किससे है। तो याद रखना, इनका संबंध यहाँ पर है बारकोड की खोज से। बारकोड की खोज किसने की, तो जोसेफ लोर ने की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 2021 में आपके नोबेल पुरस्कार दिया मेडिसिन का, वो किस लिए दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना, ये दिया गया यहाँ पर तापमान और स्पर्श के लिए, रिसेप्टर्स की खोज के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर है, उनकी खोज के लिए यहाँ पर 2021 में नोबेल पुरस्कार की खोज की। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि 2021 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूध का घनत्व है, ये किसके द्वारा यहाँ पर नापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना, दूध का घनत्व यहाँ पर लेक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेक्टोमीटर का काम क्या है, तो ये दूध का घनत्व यहाँ पर नापता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस जिले में देश का पहला लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर देश का पहला लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, वो जिला है आपका कौन सा, सिवनी जिला। मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है, इस सिवनी जिले में क्या करा जाएगा, देश का पहला लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैलिडोस्कोप प्रभाव भारत में किस शहर में देखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका कैलिडोस्कोप प्रभाव है, ये भारत के किस शहर में देखा गया। तो याद रखना, ये देखा गया आपका कहां पर, बेंगलोर में। तो ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर इसका राइट आंसर है, कैलिडोस्कोप प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जिसे अपन बोलते हैं CSIR, इसकी स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो याद रखना, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1942 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। तो ऑप्शन नंबर ए 1942 CSIR, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना, जो आपकी टेसी थॉमस है, टेसी थॉमस को यहाँ पर सामने यहाँ पर आता है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम की नींव किसने रखी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम की नींव किसने रखी, जिसे अपन बोलते हैं IGMDP। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी ने। याद रखना, जो आपकी इंदिरा गांधी जी थी, इन्होंने यहाँ पर एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम की यहाँ पर नींव रखी थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि छोड़े जाने के बाद हवा में अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी मिसाइल है जिसको छोड़ने के बाद वो आकाश में जाकर अर्धचंद्राकार मार्ग यहाँ पर बनाती है। तो याद रखना, वो मिसाइल
मिसाइल है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखना, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिनको एक बार आपने छोड़ दिया तो ये ऊपर जाकर एक अर्धचंद्राकार मार्ग यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये किस प्रकार की यहाँ पर मिसाइल है। तो याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, तो ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अगला त्रिशूल और आकाश है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिशूल और आकाश क्या है। तो याद रखना, जो त्रिशूल और आकाश है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों मिसाइलें जो है ये क्या करती है, सतह से जाकर हवा में मार करती है या फिर हवा में वार करती है। त्रिशूल और आकाश दोनों के नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हेलीकॉप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है कि भारत में स्वदेशी तकनीकी से निर्मित कौन सा हेलीकॉप्टर है। तो याद रखना, उस हेलीकॉप्टर का नाम है सारस। याद रखना, सारस ऐसा हेलीकॉप्टर है जो भारत में स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हेलीकॉप्टर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अस्त्र धारणी का संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अस्त्र धारणी है इसका संबंध किससे है। तो याद रखना, अस्त्र धारणी का संबंध नौसेना से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और हर क्वेश्चन का आंसर पहले अपने माइंड में क्लिक कर ले ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ से सही बना पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आता है कि इसरो की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब की गई है। तो याद रखना, जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को यहाँ पर आपके इसरो की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना, जो आपके डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है इनको भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक यहाँ पर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा उपग्रह है जो शैक्षणिक संस्थान से संबंधित है। तो याद रखना, जो आपका सत्यभामा उपग्रह है ये किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित उपग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एमपी की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश में विज्ञान पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में विज्ञान पुरुष के नाम से अनिल काकोडकर यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है, अनिल काकोडकर। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 में लैंडर का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसमें लैंडर जो था उसका नाम क्या। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें लैंडर का नाम था क्या, विक्रम। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका इसमें रोवर था, रोवर, उस रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन पवन का संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑपरेशन पवन है इसका संबंध किससे है। तो याद रखना, जो श्रीलंका के जाफना में लिट्टे नियंत्रण के लिए जो अभियान चलाया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन पवन। ठीक है, तो जो श्रीलंका में के जाफना में लिट्टे को नियंत्रण करने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन पवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिसाइल की चाल 5 मैक से अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी मिसाइल है जिसकी यहाँ पर चाल 5 मैक से अधिक है। तो याद रखना, जिस मिसाइल की जो चाल है 5 मैक से अधिक होती है उसे बोलते हैं अपन हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, हाइपरसोनिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय सेना की पनडुब्बी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपकी आईएनएस सिंधु रक्षक है ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, आईएनएस सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंद्रयान फर्स्ट है इसे कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखना,
अक्टूबर 2008 में यहाँ पर आपका जो चंद्रयान है, चंद्रयान फर्स्ट है, इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किन देशों से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका प्रोजेक्ट 75 है, इसका संबंध कौन से देशों से? तो याद रखना इसका संबंध भारत और फ्रांस से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि इंद्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना इंद्र एक क्या है? रडार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो इंद्र अगर पूछे कि इंद्र क्या है, तो इंद्र एक रडार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कब और कहां पर हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एक यहां पर संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना में एक तो अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कहां पर है? तो याद रखना ये कहां पर है? कराईकुडी, जिसकी स्थापना 1953 में की गई है। ठीक है, कराईकुडी 1953 में सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह पर भेजा गया मिशन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक नासा है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने यहाँ पर कैसिनी अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर भेजा? तो याद रखना इसने शनि पर यहाँ पर कैसिनी को भेजा है। ठीक है, तो याद रखना नासा ने कैसिनी को कहाँ भेजा? तो कैसिनी को शनि पर इसने यहाँ पर भेजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में रुस्तम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रुस्तम क्या है? तो याद रखना रुस्तम एक ड्रोन है जो कि भारतीय सेना में काम करता है। ठीक है, तो रुस्तम क्या है? ड्रोन है जो कि भारतीय सेना का ड्रोन है। अगला क्वेश्चन, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस शहर में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या फिर भारत के राष्ट्रपति भी रहे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना इनका जन्म हुआ था रामेश्वर में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में आता है, वहां पर आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका आर्यभट्ट है, इसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो याद रखना आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल सन 1975 को यहाँ पर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है जो आर्यभट्ट है। अगर आर्यभट्ट की बात करें तो ये भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखना भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। लेकिन याद रखना आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। लेकिन याद रखना ये भारत की भूमि से नहीं छोड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत की भूमि से छोड़ा जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है रोहिणी। और रोहिणी कब छोड़ा गया था? सन 1980 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम भू उपग्रह जिसका आवर्तकाल कितना होता है? तो याद रखना इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। ठीक है, भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ है जिनके नाम पर एक एल्गोरिदम का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इनका नाम है नरेंद्र करमारकर। ठीक है, नरेंद्र करमारकर जो कि ग्वालियर में पैदा हुए बहुत ही बड़े गणितज्ञ रहे और इनके नाम पर एक एल्गोरिदम भी बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये कहाँ है? देहरादून। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में आता है। तो यहाँ पर भारत में सुदूर संवेदन संस्थान बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा MCF हासन में है जो कि स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसरो की एक संस्थान है इसरो का जिसे हम बोलते हैं मास्टर कंट्रोल सुविधा या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र, जो कि कहां पर है? तो हासन में है। और हासन किस राज्य में आता है? तो याद रखना हासन आता है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हासन कर्नाटक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स रखा रहता है जो आपको ये सूचना देता है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हुई तो वो किस कारण से हुई। और याद रखना अभी भी जो आपके जनरल विपिन रावत साहब का यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उसका पता भी यहाँ पर ब्लैक बॉक्स से ही आपको लगा था। तो याद रखना जो ब्लैक बॉक्स है इसका रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी रंग का होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसका काला रंग मत लगा देना, नारंगी रंग का होता है आपका ब्लैक बॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा उपग्रह किसने यहाँ पर लॉन्च किया? तो याद रखना, जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है, इस जाक्सा ने विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण यहाँ पर किया। ठीक है, याद रखना, अंतरिक्ष की एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा है। अमेरिका की एजेंसी का नाम नासा है, भारत का इसरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर था जो 3 नवंबर 1957 को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया? तो याद रखना, उसका नाम था लाइका। लाइका एक कुत्ता था। लाइका एक क्या था? कुत्ता था। और ये पहला जानवर था जिसे 3 नवंबर 1957 को कहां भेजा था? तो इसे भेजा गया था अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्थक का संबंध किससे है? तो याद रखना, अपतटीय गश्ती जहाज है। क्या है सार्थक? क्या है? तो ये अपतटीय गश्ती जहाज है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत ने बराक मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बराक मिसाइल है, इस बराक मिसाइल को भारत ने कौन से देश से यहाँ पर विकसित किया और किसके कौन से देश के साथ मिलकर विकसित किया? तो याद रखना, इजराइल और भारत ने मिलकर एक मिसाइल बनाई जिसका नाम है बराक मिसाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2020 में अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास कौन से 2 देशों के बीच में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, जो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि तियानवे 1 जुलाई 2020 में किस देश का मंगल मिशन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो तियानवे फर्स्ट कब भेजा गया? तो ये जुलाई 2020 में भेजा गया। तियानवे फर्स्ट किस देश का मंगल मिशन है? तो याद रखना, तियानवे फर्स्ट चीन ने भेजा है। और कहां पर भेजा है? तो ये मंगल पर भेजा है तियानवे फर्स्ट। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के निदेशक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट की दृष्टि से कि वर्तमान में जो आपका इसरो है, इसके निदेशक कौन है? तो याद रखना, यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है आपको, डॉक्टर कैलाश वटिवू शिवान। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है और इसको आप सीधा नाम याद रखना, डॉक्टर के शिवान। डॉक्टर के शिवान वर्तमान में आपके इसरो के निदेशक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि नासा का मुख्यालय किस स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, यह है आपका वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका